नमस्कार। मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेटेड होते हैं उस टॉपिक्स पे वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करती रहती हूँ। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच जो मेरे पास मोस्टली जो क्वायरीज होती हैं उन्हीं पे बेस्ड में वीडियोस अपडेट करती हूँ। रिसेंटली काफ़ी टाइम से मेरे पास लॉ कॉलेज को लेके क्वायरी आ रही थी कि मैडम लॉ कॉलेज के बारे में क्या बेसिक गाइडलाइन है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज इस टॉपिक को बहुत ब्रीफ में मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि लॉ कॉलेज में एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों नहीं लोगों को क्लियर हो पाता है और क्यों नहीं हम उसमें बेसिक लेवल पे हेल्प कर पाते हैं। रीज़न ये है कि जो लॉ कॉलेज का बेसिक एनओसी होता है वो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी से होता है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि मान लीजिए मैं आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइन बता सकती हूँ, क्योंकि वो सेंट्रल अप्रूवल बॉडी है। विदाउट उसके इंस्पेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन नहीं देगी बीसीआई की, तो आपका अप्रूवल नहीं होगा। और अप्रूवल नहीं होना एक डिफरेंट फैक्टर कहीं ना कहीं है। वो तो मान लीजिए बात की बात है, जब आप स्टेट से एनओसी रिलीज करवा लेंगे तो उसके बाद का स्टेप है। उससे बड़ा जो मेजर इशू है अभी इंडिया में वो ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी डिफरेंट गाइडलाइन है, डिफरेंट तरीके से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराती है। कहीं 5 एकड़ ज़मीन है, कहीं 2.5 एकड़ ज़मीन है, कहीं एग्जिस्टिंग में सिर्फ 1 एकड़ बढ़ा देना है तो अप्रूवल हो जा रहा है, कहीं पे प्रॉपर सेपरेटली 5 एकड़ ज़मीन मांगती है। तो 5 एकड़ का ये मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। 5 एकड़ का ये मतलब है कि अगर आप इंडिविजुअल, अगर आपका बीए बीएससी चल रहा है, एग्जाम्पल बिहार से शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो बिहार का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन चाहिए बिहार में बीए बीएससी डिग्री कॉलेज खोलने के लिए। यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 10,000 स्क्वायर मीटर के अराउंड में आप कोई भी डिग्री कॉलेज संचालित कर सकते हैं और सीट्स का इंटेक भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से वो ठीक भी है। उससे ज़्यादा आप ज़मीन क्या ही करोगे। 2.5 एकड़ बहुत बड़ी लैंड होती है। लोकल अगर बड़े बीघे में लिया जाए तो आपका 80 बिस्सा के आसपास की ज़मीन हो जाती है, 80 कट्ठा के आसपास ज़मीन, काफ़ी है इतनी ज़मीन। बट इसके बावजूद कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ये कहती हैं कि नहीं, हमें 5 एकड़ ज़मीन चाहिए। अब मैटर यहाँ आके फंसता है कि आप 5 एकड़ ज़मीन ले रहे हो तो सेपरेट, मान लीजिए लॉ कॉलेज में तो 3 ऑप्शन है ना, आप इंटीग्रेटेड लॉ चला सकते हो, बी एलएलबी, बीएससी एलएलबी, और एक प्लेन एलएलबी भी चला सकते हो। जब आप प्लेन एलएलबी के लिए जा रहे हो तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट कम करनी चाहिए, लेकिन यहाँ बिहार में क्या है, आपको 5 एकड़ ही ज़मीन देना। अब वहाँ भी डिस्प्यूट्स है। डिस्प्यूट्स का ये कि अगर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी जाएंगे, 5 एकड़ ज़मीन है, डिफरेंट किसी यूनिवर्सिटी के पास चले जाएंगे तो वहाँ कुछ और लॉ है, तो चीज़ें मिसमैच होती हैं। अगर हम आपके लिए लॉ, मोस्टली मुझसे पूछते हैं मैडम आप हमें गाइडलाइन बता दीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ मैं चाह के भी आप लोग की हेल्प नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग स्टेट, अलग अलग नॉर्म्स, वो काम आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर मैं आऊँगी आपके लिए, अगर मेरी टीम जाएगी तो अननेसेसरी का आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, और हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने की कैटेगरी में भी ना हो, तो आना जाना और ये सारी चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम हमारा हो जाएगा और आपका वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी स्टेट लेवल की एनओसी में डील नहीं करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। हम क्लाइंट को सिंपल, चाहे बहुत सिंपल समझिए। फॉर एग्जांपल मैं एक प्लेन क्लाइंट हूँ, मेरे पास ज़मीन है और मुझे लगता है कि मेरा बजट है 1.5 से 2 करोड़ का, मैं लॉ कॉलेज स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, पहले यूनिवर्सिटी जाऊँगी, यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को देखूँगी, और उसमें भी मैं ये देखूँगी कि ज़मीन क्या लीज पे अलाउड है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर लीज पे अलाउड है तो क्या कन्वर्जन भी चाहिए, क्या धारा 80 होना चाहिए, 143 और कृषक घोषित करना, व्यवसायीकरण करना, बहुत सारी चीज़ों से इसको जाना जाता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैं पता करूँगी। तो अभी मैंने आपको रीज़न बता दिया कि स्टेट में हमें खुद से रोल क्यों प्ले करना पड़ता है। हाँ, डायरेक्ट कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है। रीज़न यही है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग गाइडलाइन, अलग अलग स्टेट, अलग अलग गाइडलाइन। एक स्टेट में भी अगर 4 यूनिवर्सिटी है तो 4 तरीके से डील कर रही हैं। उसमें भी किसी का अगर अपना अच्छा है सारी चीज़ें तो उसके लिए अलग कंसेशन है, जो बाहर ही जा रहे हैं उसके लिए अलग चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हाँ, मैं जो डील करती हूँ वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डील करती हूँ। आप स्टेट से एनओसी ले आइए, आगे का सारा फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन जो भी चीज़ें हैं वो मैं फाइल उसकी बना दूँगी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ताकि फाइल ऐसी जाए डिपार्टमेंट में कि उनको लगे कि हाँ ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं। हाँ, इंस्पेक्शन के लिए कमेटी बनना चाहिए और इनको अप्रूवल मिलना चाहिए। अब रैंडमली जो चीज़ें हमारे क्लाइंट को डिस्टर्ब करती हैं वो ये करती हैं कि मैडम अगर हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स खोल रहे हैं तो कितनी सीटें हैं, क्या इसका इनकम आता है।
बड़ी सिंपल सी बात है, लॉ कॉलेज में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता है, बट सीटें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ क्या होता है 40 से 60 के इन बिटवीन होती है। आई एम नॉट श्योर, वही सेम उत्तर मैं दूंगी, सेम आंसर मैं दूंगी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग सीट इंटेक्स, तो चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए बहुत एक्यूरेट प्रिसाइजली, एक्यूरेट तो मैं बताऊंगी बट प्रिसाइजली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगी मैं, मतलब प्रिसाइजली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो वो सीटें ठीक ठाक हैं। मान लीजिए कि आपको 120 के अराउंड सीटें मिल जाती हैं, तो आप अच्छा खासा इनकम करते हैं। एक सीट से मान लीजिए अगर 16,000 भी मिल रहा है तो ठीक ठाक इनकम है ओवरऑल, कम एक्सपेंस में। जहाँ दूसरी तरफ हम देखें कि अगर हम एक स्कूल भी स्टार्ट करते हैं तो स्कूल स्टार्ट करने का भी ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के 40 से 50 लाख का खर्चा होता है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहीं लॉ कॉलेज का क्या होता है, चूंकि स्टेट इसमें इन्वॉल्व होती है, स्टेट एनओसी करती है, तो कहीं ना कहीं ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के 15 से 20 लाख में चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, बुक्स, जनरल फर्नीचर, लैब मटेरियल और जो भी चीज़ें होती हैं। तो अब हम जो रैंडमली चीज़ें आती हैं कि क्यों नहीं मैडम आप किसी और कोर्स को सजेस्ट कर रही हैं, लॉ कॉलेज ही क्यों, लॉ कॉलेज में क्या ऐसा है जिसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बीएड कॉलेज फेल होने के बाद कहीं ना कहीं बच्चियों का पूरा जो फोकस गया है वो लॉ कॉलेज की तरफ गया है, तो आप लॉ कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा कोई पर्सनल इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको लॉ कॉलेज ही खोलना चाहिए। अगर आपके पास ऑल्टरनेट कई कॉलेजेस चल रहे हैं, बीए, बीएससी, तो हाँ उसमें लॉ कॉलेज लगा लेने में कोई बुराई नहीं है, उसमें बीबीए लगा लेने में कोई बुराई नहीं है, उसमें वोकेशनल कोर्स लगा लेने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप फ्रेश 15,000, 1.5 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हैं, ऊपर से 10, 20, 50 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंडेशन दूंगी कि आप 1 साल और रुक जाइए और अनदर कोर्स को स्टार्ट करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।